नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज मैं लाया हूँ यहाँ कक्षा 12 का नेक्स्ट टॉपिक आयात व्यापार की क्रियाविधि। पिछली वीडियो में मैंने आपको निर्यात व्यापार की क्रियाविधि बताई थी कि निर्यात व्यापार के क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि अब अगली वीडियो में आयात व्यापार की क्रियाविधि लाऊंगा, तो वो आज मैं आयात व्यापार की क्रियाविधि लाया हूँ क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनमें से कोई सा भी एक, चाहे वो निर्यात व्यापार की क्रियाविधि हो चाहे वो आयात व्यापार की क्रियाविधि हो, वो एक आता ही है। तो यहाँ कक्षा 12 के व्यापारिक संगठन के अंतर्गत आयात व्यापार की बात करेंगे। आयात व्यापार, आयात का मतलब है कि कहीं विदेश से वस्तुओं का आयात करना, विदेश से वस्तुओं का आयात करना। तो जब विदेश से कोई वस्तु का आयात किया जाता है, माल मंगाया जाता है, वहां से खरीदा जाता है, तो उसके संबंध में क्या क्या क्रियाविधि अपनाई जाती है, क्या क्या प्रोसेस उस पर अपनाया जाता है, वो आज मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। तो देखते हैं, समझते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। बीच में यदि वीडियो आप कट करके देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस चलेगा शुरू से लेकर आखिर तक। बीच में आप कट करके देखेंगे तब भी आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको निरंतर बिना रुके लास्ट तक देखना है। तो चलते हैं आयात व्यापार की क्रियाविधि के अंतर्गत। तो यहाँ लिखा है आयात व्यापार की गतिविधि, जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले है आयात अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति। यहाँ पे एक अजीब सा वर्ड है, अनुज्ञा पत्र। हो सकता है आपको इस शब्द की इंग्लिश पता हो लेकिन हिंदी ना पता हो कि हिंदी में क्या कहते हैं। तो अनुज्ञा पत्र का मतलब होता है लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब आपको होता है कि सरकार द्वारा कुछ कार्यों को करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिसके लिए सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। तो किसी कार्य को करने के लिए सरकार की अनुमति जो प्राप्त की जाती है वो अनुज्ञा पत्र यानी लाइसेंस कहलाता है। अब आयात अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आयात अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम वस्तु का आयात करना चाहते हैं, तो आयात अनुज्ञा पत्र यानी आयात लाइसेंस की को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आयात निर्यात नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार ये आपको आयात अनुज्ञा पत्र निर्मित करता है। इसके लिए आपको उस मंत्रालय से एक निःशुल्क आवेदन पत्र भरना होता है। आवेदन पत्र भरकर वो आवेदन पत्र वहाँ जमा कर देते हैं और उसके आधार पर उस आयात नीति का विश्लेषण करके आपको आयात अनुज्ञा पत्र प्राप्त हो जाता है। इसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं कि किस वस्तु का आयात किया जा रहा है, कहीं उस पर प्रतिबंध तो नहीं है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उस वस्तु के आयात करने से जो उस देश में, इसी देश में निर्मित वस्तु है उस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ की वस्तुओं को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर किसी वस्तु का आयात कर लिया जाए, अपने देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर ना हो। तो इन सारी चीजों का विश्लेषण करके मंत्रालय, जो कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया था, आपको आयात अनुज्ञा पत्र दे देगा यदि इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। यदि बाधा होगी तो आपको आयात अनुज्ञा पत्र प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देश की वस्तुओं का भी ध्यान रखा जाता है, देश के उद्योगों का भी ध्यान रखा जाता है। अगर उसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में हमारे देश में हो रहा है तो अगर बाहर से आयात कर लेंगे तो यहाँ की स्थिति थोड़ी खराब हो जाएगी। इसलिए इन बातों का भी विश्लेषण करके ही आयात अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं विदेशी मुद्रा की व्यवस्था। अब आपको जिस देश से व्यापार करना है, मान लीजिए आप अमेरिका से कोई वस्तु आयात करना चाहते हैं, तो अमेरिका में मुद्रा चलती है क्या, डॉलर। तो उस विदेशी मुद्रा यानी डॉलर को प्राप्त करने के लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है, वहां मुंबई के कार्यालय में जाकर उस मुद्रा की व्यवस्था करेंगे। और उस मुद्रा की व्यवस्था करेंगे तो अगर आपको आयात अनुज्ञा पत्र मिल गया है तो ये जब भी मिलता है जब उस देश की मुद्रा आपके पास, बैंक के पास उपलब्ध होती है। यदि मुद्रा उपलब्ध नहीं होती तो आपको आयात अनुज्ञा पत्र भी नहीं मिलता। इस चीज का भी विश्लेषण वो वाणिज्य मंत्रालय कर देता है पहले से ही। तो ये मुद्रा आपको सरलता से प्राप्त हो जाती है क्योंकि आपको आयात अनुज्ञा पत्र भी प्राप्त हो चुका है। यदि मुद्रा ही बैंक के पास नहीं होगी तो आपको उस देश से वस्तु आयात करने का आयात अनुज्ञा पत्र भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। ठीक है,
तो हाँ, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था जब हो जाती है, अब जो कि आयातक है वो इंडेंट या विदेशी ऑर्डर तैयार करेगा। इंडेंट और विदेशी ऑर्डर ये निर्यात व्यापार की क्रियाविधि में भी आ चुके हैं। जब आदेश निर्यात अभिकर्ता को भेजा जाता है तो इंडेंट तैयार करके भेजा जाता है, और जब सीधे उत्पादक या कंपनी से माल मंगाना होता है तो विदेशी ऑर्डर तैयार करके भेजा जाता है। तो इसमें इंडेंट में माल से संबंधित उसकी किस्म, उसका मूल्य, उसका गुण, उसके पैकिंग, उसके चिन्ह, काय से भेजा जाना है, कब तक भेजा जाना है, इन सारी बातों का संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण उल्लेख उसमें किया जाता है इंडेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो इंडेंट में सारी बातों का विवरण बहुत अच्छी तरह लिखा होता है, जिसका पालन निर्यात अभिकर्ता को करना होता है। तो जब इंडेंट या विदेशी ऑर्डर भेज देता है, उसके बाद निर्यात अभिकर्ता द्वारा सूचना। निर्यात अभिकर्ता द्वारा सूचना, आप इस टॉपिक को समझने के लिए निर्यात अभिकर्ता द्वारा सूचना है, थोड़ा निर्यात व्यापार में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बात कहाँ पहुंच गई है, वहां पर हमारे लिए भले ही आयात नहीं हो, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए निर्यात हो रहा है। तो निर्यात अभिकर्ता क्या करेगा, वो उस इंडेंट के अनुसार माल की व्यवस्था करेगा, जैसा कि इंडेंट में लिखा होगा उस तरह का माल, उस किस्म का माल, उस गुण का माल को व्यवस्था करेगा, चाहे वो क्रय करे या कैसे करे। उसके आधार पर फिर वो इंडेंट में दी गई पैकिंग के आधार पर पैकिंग की व्यवस्था करेगा, उसकी पैकिंग किस तरह करवानी है, और इंडेंट के अनुसार ही उस पर चिन्ह डालेगा। चिन्ह डालने के बाद वो सारे उसमें जो कि इंडेंट में जो भी निर्देश होंगे उसका पालन करेगा। अब जब वो ये चीज उसको पैकिंग कर देगा, उस पर चिन्ह डाल देगा, उसके बाद वो इस माल को भेजने के लिए एक यानी कि माल को जहाज पर लदवाने के लिए, और जहाज पर लद के वो वहां जाएगा, यानी कि इधर आएगा। वो इस समय निर्यात व्यापार की क्रियाविधि वहां पर चल रही है, वो निर्यात अभिकर्ता निर्यात व्यापार की क्रियाविधि अपना रहा है, हम अपने घर बैठे हैं। अब वो जहाज पर माल को लदवाने के लिए एक प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति करेगा। प्रेषक प्रतिनिधि का कार्य क्या होता है, प्रेषक प्रतिनिधि का कार्य होता है माल को जहाज पर लदवाना, सारे प्रपत्रों को ये सब करके उसको करना होता है। प्रेषक प्रतिनिधि क्या है, जहाज पर माल लदवाने के लिए जहाजी बिल्टी के साथ बीमा पत्र और डॉक चालान, जहाजी बिल्टी बीमा पत्र और डॉक चालान, इनका जो उल्लेख है मैंने निर्यात व्यापार में किया था, ये सब तैयार करेगा और अपना व्यय, कमीशन आदि जितना भी है वो निर्यात अभिकर्ता को भेज देता है। अब जो निकासी प्रतिनिधि है वो वहाँ पे माल को भिजवाने की, माल को लदवाने की व्यवस्था करता है, वो सारे प्रपत्रों को वहाँ तैयार करवाता है, और जितने प्रपत्र को तैयार कराता है, जहाजी बिल्टी, बीमा पत्र, डॉक चालान, ये सारे प्रपत्रों को तैयार करवाता है। उसके बाद जब ये सारे प्रपत्र तैयार हो जाते हैं तो अपना व्यय, कमीशन जो भी उसने बनाकर तैयार किया है वो सारे प्रपत्र निर्यात अभिकर्ता के पास भेज देता है। ये प्रोसेस थोड़ा इसमें लंबा है। निर्यात अभिकर्ता के पास भेजने के बाद क्या करता है, अब वो निर्यात अभिकर्ता को इसकी सूचना दे देता है। निर्यात अभिकर्ता को जब ये सारे प्रपत्र मिल जाते हैं तो निर्यात अभिकर्ता उनके आधार पर एक माल का बीजक तैयार करता है, और माल के बीजक के साथ साथ भुगतान प्राप्त करने के लिए बिल तैयार करता है। एक बिल तैयार करता है। ये बिल दो प्रकार के हो सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था। एक होता है DA डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, एक होता है DP डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। इन दोनों में से जो भी बिल वो तैयार करेगा, और बीजक, ये बिल और जितने भी प्रपत्र उसको अब तक प्राप्त हुए हैं वो सारे के सारे अपने विनिमय बैंक के माध्यम से आयातक के पास भेज देगा। और जब आयातक के पास ये भेज देगा तो साथ ही साथ आयातक को सूचना भी दे देता है कि ये सारे प्रपत्र मैंने आपको भेज दिए हैं, आप बैंक से इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे लंबा प्रोसेस है वो ये निर्यात अभिकर्ता द्वारा सूचना। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर दोबारा इस टॉपिक को देखें। पूरा प्रोसेस ये मैंने समझाया है। अब जब सारे प्रपत्र, बिल, बीजक और
अपना हिसाब बनाकर सब उसको किसको मतलब उसका हिसाब बनाता है माल का और किसको आयातक को भेज देता है और इसकी सूचना भेज देता है। उसके बाद अब होता है जहाजी प्रलेखों की प्राप्ति। अब क्या होता है जब उसको आयातक को सारे प्रपत्र मिल जाते हैं तो वो क्या करता है उसका बीजक से मिलान करता है और विनिमय जो बीजक से मिलान करता है, बीजक से मिलान करने के बाद जो उसने बीज आदेश जो इंडेंट दिया है, जो इंडेंट भेजा है, उस इंडेंट का बीजक से मिलान करता है कि जो मैंने इंडेंट में आदेश दिया था क्या वो बीजक के आधार उसके आधार पर है नहीं है, तो बीजक का और इंडेंट का वो मिलान करता है। और इसी बीच जो प्रपत्र उस निर्यात अभिकर्ता ने भेजे थे वो बैंक को प्राप्त हो जाते हैं और वो बैंक से उन प्रपत्रों को छुड़ा लेता है, उन प्रपत्रों को बैंक से छुड़ा लेता है। जैसे भी उसे पेमेंट करना होता है तो पेमेंट करना होता कर देता है, यदि बिल स्वीकार करना होता है तो बिल स्वीकार कर लेता है। ठीक है। और अब क्या है जब वो प्रपत्रों को छुड़ा लेता है बैंक से, जो प्रपत्र बैंक को विनिमय बैंक को प्राप्त होते, अब उसके बाद वो माल छुड़ाने की व्यवस्था करता है कि माल कैसे छुड़ाया जाए। तो आगे क्या माल छुड़ाने के लिए वो क्या करेगा, निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति करेगा। या तो माल छुड़ाने स्वयं जाए या किसी कर्मचारी को अपने भेज दे, लेकिन इस सारे कार्य के लिए डॉक पर ही कुछ एजेंट होते हैं जो निकासी, जिनका कार्य माल छुड़ाने का ही होता है, वो निकासी प्रतिनिधि कहलाते हैं। अब वो निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति करेगा माल छुड़ाने के लिए और सारे जितने भी अधिकार पत्र आयातक को प्राप्त हुए थे वो सारे के सारे अधिकार पत्र निकासी प्रतिनिधि को सौंप देगा, क्योंकि माल छुड़ाने का कार्य हम निकासी प्रतिनिधि ही करेगा। जितने भी प्रपत्र आयातक को बैंक के माध्यम से प्राप्त हुए थे वो सारे के सारे निकासी प्रतिनिधि को भेज देगा। ठीक है, निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति हो गई। अब जहाजी कंपनी द्वारा पहचान ले, जहाजी कंपनी द्वारा पहचान ले। अब जो निकासी प्रतिनिधि होता है वो जो है जो माल छुड़ाने का लेख होता है उसमें कार्यालय उसके जहाज के कार्यालय में जाएगा, जहाजी कंपनी के कार्यालय में जाएगा और कंपनी के कार्यालय में जाकर बिल्टी भरेगा। बिल्टी के फार्म भरने के बाद वो जो है उसको अपने नाम में पहचान करवा लेगा। जो बिल्टी होगी जहाजी बिल्टी उसको अपने नाम में पहचान करवा लेगा जहाजी कंपनी के कार्यालय में जाकर। जहाजी बिल्टी उसके पास होगी। ठीक है, जहाजी बिल्टी जो उसके पास होती है उस जहाजी बिल्टी को क्योंकि उसने आयातक से प्राप्त कर लिया, वो जहाजी बिल्टी लेकर जहाज कंपनी के कार्यालय में जाएगा और उस बिल्टी को अपने नाम में पहचान करवा लेगा ताकि वो उससे के द्वारा माल छुड़ा सके। तो जहाजी कंपनी द्वारा पहचान लेख कर दिया जाता है, यानी जहाजी बिल्टी उसके नाम में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब क्या है आयात कर चुकाना। अब आयात कर चुकाने के लिए वो विदेशी चुंगी घर जाएगा, यानी कस्टम हाउस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कस्टम हाउस जाएगा और वहां प्रवेश बिल की 3 प्रति भरेगा। 3 प्रति भरेगा, उन 3 प्रतियों में माल का संपूर्ण विवरण होता है। संपूर्ण विवरण, क्या माल है, कैसा माल है, ठीक है, उसका संपूर्ण विवरण होता है। और जो कि उसके और फिर वो अधिकारी जो होते हैं उसके जो उसने बिल भरा है, जो उसने प्रवेश बिल भरा है, उसके आधार पर आयात कर का निर्धारण करते हैं। ठीक है, यदि अधिकारियों को कुछ संदेह होता है तो वो उस माल को खोलकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रवेश बिल की 3 प्रति जब भर लेता है तो 1 प्रति अधिकारी अपने पास रख लेते हैं, बाकी की 2 प्रति उसको सौंप देते हैं। अब क्या है डाक व्यय का भुगतान, डॉक व्यय का भुगतान करना। अब माल छुड़ाने के लिए तथा डॉक से माल तो डॉक पर है जहां पर जहाज आके रुकते हैं। अब माल छुड़ाने के लिए और डॉक से माल बाहर निकालने के लिए वो क्या करेगा, डॉक व्यय का उसको भुगतान करना है। वो डॉक पर जाएगा और उसकी जो है 2 प्रति भरेगा, डॉक चालान की 2 प्रति भरेगा और जो है 2 प्रति भरने के बाद उन प्रतियों में भी माल का पूर्ण विवरण लिखा होता है। डॉक व्यय का भुगतान करना है उसे माल छुड़ाने तथा डॉक से बाहर निकालने के लिए वो 2 प्रति भरेगा। उन प्रतियों में माल का संपूर्ण विवरण होता है और वो उस प्रति की जो भरेगा उसकी 1 प्रति जहाजी बिल्टी और बीजक के जहाजी बिल्टी और बीजक की एक कॉपी, ये कॉपी वहां के डॉक अधिकारियों को सौंप देगा। ठीक है, डॉक व्यय का भुगतान हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं माल की सुपुर्दगी लेना। अब वो क्या करेगा, अब जब वो वहां पहुंच जाएगा क्योंकि उसे माल छुड़ाने की अनुमति मिल गई है, डॉक से बाहर निकालने की अनुमति मिल गई है, अब वो माल को उतरवाएगा और अपने माल उस चिन्हों की सहायता से उसको
छांटेगा। माल को चिन्हों की सहायता से छांटेगा, माल की पैकिंग को चेक करेगा। यदि पैकिंग खराब है या माल क्षतिग्रस्त हो गया है तो वो अधिकारियों से शिकायत करेगा या इसके लिए बीमा कंपनी पर दावा करेगा जिसकी उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। आगे प्रमाणित गोदाम में माल रखना। प्रमाणित गोदाम जहाँ पर माल उतरता है वहाँ गोदाम होते हैं। ये गोदाम सरकारी भी हो सकते हैं और किसी कंपनियों के द्वारा अधिकृत भी हो सकते हैं। तो यदि माल कब पर पूरा कर नहीं चुकाया गया है तो माल को प्रमाणित गोदामों में रखा जाता है, या उस माल का आयात जो किया है वो पुनर्निर्यात करने के लिए किया है, यानी कि उसको भेजने के लिए कहीं दूसरे देश में किया है, तो जब तक इस माल को प्रमाणित गोदामों में रखा जाता है, यहाँ की जो वहाँ के गोदाम है वहाँ पर गोदाम होता है, उस माल को वहाँ सुरक्षित रखा जाता है और माल को प्रमाणित गोदाम में रखना। अब जो है निर्यात और निर्यात करने के लिए होता है। जो अगर हम दूसरे देश में निर्यात करते हैं तो माल को प्रमाणित गोदाम में रखेंगे, या टैक्स कम दिया है तो उसको प्रमाणित गोदाम में रखेंगे। ठीक है, ये गोदाम बने होते हैं और जब माल वहाँ पे भर दिया रखा जाता है तो उसके अधिकारियों से उस माल की रसीद भी प्राप्त हो जाती है, जिसे डॉक वारंट कहते हैं, डॉक वारंट। ठीक है, प्रमाणित गोदाम है। या अब क्या है वो इसकी सूचना जो है क्रेता को भेज देगा। जो ये था, जो निकासी प्रतिनिधि था, वो इसकी सूचना कैसे भेज देगा? क्रेता को भेज देगा। यदि प्रमाणित गोदाम में माल रखा है उसकी सूचना क्रेता को भेज देगा। अब या यदि माल नहीं रखना है तो रेल के द्वारा उसको वहां से भिजवा देगा। अब क्या है, रेल से माल छुड़ाना, जो किराया तक है वो रेल से माल छुड़ाएगा और माल छुड़ाने के बाद जैसी भी उसकी व्यवस्था है रेलवे बिल्टी आदि की वो करेगा और जब माल को रेलवे से छुड़ा लेगा, अब जब अपने शहर में वो ला रहा होगा तो यदि वहाँ स्थानीय चुंगी है तो वो उसका भी भुगतान करेगा और माल को अपने गोदामों तक ले जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, आपने देखा, समझना है इसको। ये एक थ्योरिकल है कि कैसे पूरा प्रोसेस चलता है। तो इस प्रोसेस को आप जितनी बार देखेंगे उतना समझ में आ जाएगा। बाकी आपको हेडिंग याद रखनी है और उस हेडिंग को याद रखते हुए उसकी डिटेल भी लिखनी है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।